मेरा नाम कल्पना है। मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे परिवार में मेरे अलावा मेरी एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई रहता है। हम दोनों बहनें बड़ी थीं, इसीलिए हम अपने छोटे भाई को बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। गरीबी के कारण हम दोनों बहनें तो पढ़ लिख नहीं सके, लेकिन हमने ठान लिया था कि हम अपने छोटे भाई को इतना पढ़ा लिखा देंगे कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, ताकि वो बड़ा होकर अपना भी ख्याल रख सके और हमारा भी। हमारे माता पिता दोनों ही हमें इस दुनिया से छोड़कर जा चुके हैं। हम तीनों भाई बहन ने अनाथों वाली ज़िंदगी गुजारी है। हम दोनों बहनें पढ़ी लिखी नहीं थीं, बस ऐसे ही छोटा मोटा कामकाज करके हम अपना गुजर बसर कर रहे थे। मेरी बड़ी दीदी बहुत शर्मीली थीं और वो हमेशा घर के कामों में ही लगी रहती थी, इसलिए वो घर से बाहर कम ही निकलती थी। माता पिता के इस दुनिया से जाने के बाद हमने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया। रिश्तेदारों ने भी हम तीनों मासूम बहन भाई को कभी सहारा नहीं दिया और ना ही समझा। हम दोनों बहनों ने अपनी ज़िंदगी अपने बलबूते पर ही गुजारी है। मैं आज आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। हमारे जैसे शहर में मौजूद एक स्कूल की टीचर जो साइंस लैब में जब भी पढ़ाने जाती थी तो लैब में अंधेरा करके ही बच्चों को पढ़ाया करती थी। ये एक सच्ची कहानी है जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। हम दोनों बहनें पढ़े लिखे तो नहीं थे, इसलिए हमने सोचा कि हम कोई नौकरी कर लेते हैं। हमें कोई अच्छी नौकरी भी नहीं मिल सकती थी क्योंकि हम एजुकेटेड नहीं थे। हम दोनों बहनों की काफ़ी उम्र हो चुकी थी। मेरी बड़ी दीदी सिलाई करती थी और मैं एक स्कूल में झाड़ू लगाने की नौकरी किया करती थी। इस स्कूल में मैंने अपने भाई को भी एडमिशन दिलवाया हुआ था, जहाँ पर मेरे काम करने की वजह से वहाँ के प्रिंसिपल मेरे भाई की फ़ीस में थोड़ी कमी कर दिया करते थे और फ़ीस अगर लेट भी हो जाया करती थी तो किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना होता था। जिस स्कूल में मैं काम किया करती थी वहाँ पर एक टीचर का बड़ा ज़ोर शोर था। वो टीचर सारे बच्चों को कमरा बंद करके ही पढ़ाया करती थी और हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि सारे ही बच्चों का रिजल्ट 80% ही आता था। सारा स्कूल ये बात सोच सोच कर परेशान रहता था कि आखिर ये टीचर ऐसा कौन सा तरीका अपनाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए कि बच्चों का रिजल्ट 80% ही आता है और बच्चे उस टीचर से काफ़ी इम्प्रेस भी रहते हैं। कहने को तो स्कूल का स्टाफ बहुत बड़ा था, लेकिन किसी को भी हकीकत के बारे में नहीं पता था कि आखिर स्कूल की साइंस वाली टीचर बच्चों को अंधेरे में पढ़ाती है तो उसकी वजह क्या है। स्कूल में लोगों का ये सब कुछ जानने के लिए इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था। यहाँ तक कि स्कूल की प्रिंसिपल भी काफ़ी हैरान थी। फिर एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल ने फैसला किया कि वो इस सच्चाई का पता लगाना चाहती है। मुझे इस स्कूल में सफाई कर्मचारी की नौकरी करते हुए 8 साल हो गए थे। उसके हिसाब से मैं ही पूरे स्कूल की सबसे पुरानी कर्मचारी थी। इसीलिए स्कूल की प्रिंसिपल ने मुझे अपने पास बुलाया और उन्होंने मुझे ये सब जानने की जिम्मेदारी सौंपी। प्रिंसिपल का कहना था कि तुम अगर हमारा ये काम कर दोगी तो हम तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी रकम देंगे। साइंस वाली टीचर, जिनका नाम अमृता था, स्कूल में सब उनको अमृता मैम कहकर पुकारते थे। ये टीचर प्रिंसिपल की जान पहचान की थी और काफ़ी एजड भी थी और बहुत गुस्से वाली थी, इसीलिए हर किसी का मिजाज उनसे नहीं मिलता था, लेकिन बच्चों को वो बहुत प्यार से पढ़ाया करती थी। मुझे याद है जब 8 साल पहले मैं इस स्कूल में काम करने के लिए आई थी तो तभी ये स्कूल नया नया बना था। उसके बाद ही मैं यहाँ पर सफाई कर्मचारी की नौकरी पर लगी थी और मेरे भाई को पढ़ते हुए भी यहाँ पर 7 साल हो गए हैं। जब मुझे यहाँ पर काम करते हुए 1 साल हो गया था, उसके बाद ही मैंने अपने भाई का यहाँ पर इस स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। पहले मेरा भाई सरकारी स्कूल में पढ़ता था, उसके बाद मैंने उसका एडमिशन इस स्कूल में करवाया था। ये कॉलेज हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर ही मौजूद है। जब मुझे ये जिम्मेदारी सौंप दी गई कि मुझे टीचर अमृता के राज से पर्दा उठाना है, तब फाइनल एग्ज़ाम्स करीब आ रहे थे और अगले ही साल मेरा भाई भी अमृता मैम से ही साइंस पढ़ने वाला था। मेरा इरादा भी यही था कि मैं अपने भाई से हकीकत जानकर स्कूल की प्रिंसिपल को सब कुछ सच सच बता दूंगी। मैंने ये जिम्मेदारी सिर्फ पैसों के लालच में आकर ली थी और मेरा कोई गलत मकसद नहीं था, क्योंकि मेरे घर में पैसों की कमी थी, इसलिए मुझे पैसों की ज़रूरत भी बहुत थी। उसके लिए मैं ये काम करने के लिए तैयार हो गई थी। मैं नहीं जानती थी कि इस सच्चाई का पता कैसे लगाया जाएगा और मुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।
अगर मुझे पता होता कि इस रात से पर्दा उठाने में मुझे इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और मेरी ज़िंदगी का सारा सुकून बर्बाद हो जाएगा, तो मैं हरगिज़ ये काम करने के लिए राज़ी नहीं होती। लेकिन अब जबकि मैं अपनी ये जिम्मेदारी पूरा करने के लिए प्रिंसिपल से वादा कर चुकी थी, तो वादे से फिरना मुझे फिर ठीक नहीं लगा और फिर मैंने इस काम से न जाने कितने स्टूडेंट की ज़िंदगी बचा दी, क्योंकि हर सुनने और देखने वाले को तो टीचर के बारे में जानकर सबसे पहले स्टूडेंट्स की ही फिक्र होती थी। और हैरत की बात तो ये थी कि किसी भी स्टूडेंट ने आज तक ना ही उनकी शिकायत की थी और ना ही कभी कोई स्टूडेंट पढ़ाने के इस अंदाज की वजह से कम नंबर से पास हुआ था या फिर फेल हुआ था। प्रिंसिपल को सच्चाई के बारे में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था कि आखिर इस तरह पढ़ाने की क्या वजह है। मैं बहुत बेचैनी से उस टाइम का इंतज़ार कर रही थी कि मेरा भाई अमृता मैम की लैब में चला जाए और मैं इससे हकीकत पूछ सकूं। आखिरकार वो दिन भी आ गया और मेरा भाई आज अमृता मैम की पहली क्लास लेने के लिए लैब में जाने वाला था और मुझे पूरी उम्मीद थी कि अमृता मैम कम से कम अपने स्टूडेंट को तो इस बारे में ज़रूर बताएंगी कि वो अंधेरे में क्यों पढ़ाती हैं। हमारा भाई हम दोनों बहनों से कोई भी बात नहीं छुपाता था, इसलिए मुझे इस बात का यकीन था कि वो मुझे हर हकीकत बता देगा और आज आखिरकार अमृता मैम के राज से पर्दा भी उठ जाएगा। आज भी रोज़ की तरह मैं स्कूल जाने के लिए जल्दी उठ गई थी और अपने भाई का फेवरेट नाश्ता बनाकर तैयार कर रही थी। हर रोज़ मैं अपने भाई को लेकर ही स्कूल जाया करती थी। अब तो वो काफ़ी बड़ा हो गया था, लेकिन बचपन से ही उसकी आदत थी। जब से उसका इस स्कूल में एडमिशन हुआ था, तब से ही हम दोनों भाई बहन एक साथ ही स्कूल जाया करते थे। वापसी में वो अपने दोस्तों के साथ घर आ जाता था और मैं स्कूल के सारे काम निपटाकर बाद में घर आती थी। मेरी बड़ी दीदी तो देर से सोकर उठती थी, इसीलिए हम दोनों भाई बहन सुबह सवेरे अपने हाथ से नाश्ता तैयार करके स्कूल के लिए निकल जाते थे। मैं रोज़ की तरह नाश्ता बनाते टाइम उसको बार बार यही याद दिला रही थी कि वो जैसे ही क्लास में जाएगा और कमरे में अंधेरा होगा तो वो अमृता मैम से अंधेरे की वजह पूछेगा और मुझे वापस आकर वजह ज़रूर बताएगा। उसके बाद हम दोनों भाई बहन स्कूल में चले गए और मेरा भाई अपनी क्लास में चला गया और मैं छुट्टी का इंतज़ार करने लगी। मैं बहुत खुश थी। आज ही प्रिंसिपल को सारी सच्चाई बताकर पैसे हासिल कर लूँगी। प्रिंसिपल ने मुझे मुँहमांगी रकम देने का वादा किया था, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मुझे प्रिंसिपल से 10 लाख रुपए मांगने हैं। मेरा भाई रोज़ की तरह एक के बाद दूसरी क्लास लेता जा रहा था और आखिर में वो साइंस लैब में चला गया। मैं भी बहाने से लैब के अंदर गई कि शायद कुछ सुन सकूं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं जान पाई थी और मुझे कुछ देर बाद उस कमरे से बाहर आना पड़ा। मुझे एक बात बहुत हैरत वाली लग रही थी और वो ये थी कि इस साइंस लैब के अंदर का नज़ारा। ये लैब एक ख़ास मैप के मुताबिक बनाई गई थी और प्रिंसिपल के पूछने के बावजूद भी अमृता मैम ने कभी भी इस मैप के मुताबिक लैब बनाने के राज से कभी पर्दाफाश नहीं किया था। अमृता मैम इस स्कूल के मालिक की जान पहचान की थी, इसलिए स्कूल के प्रिंसिपल कुछ ज़्यादा पूछताछ भी नहीं कर पाई थी। उसके बाद मेरा भाई जैसे ही लैब के बाहर आया, मैं फ़ौरन उसे घर ले गई ताकि हकीकत मालूम कर सकूं। मैं सारे रास्ते बहुत खुश थी कि आज मुझे हकीकत का पता चल जाएगा और कल मुझे बड़ी रकम मिल जाएगी। लेकिन घर पहुंचते ही मेरी खुशी तब गायब हुई जब मेरे भाई ने मुझे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और वो यही कह रहा था कि हमें इसी तरह पढ़कर समझ आ रहा था और हमें अमृता मैम के इस तरह पढ़ाने का ये अंदाज़ बहुत पसंद आया और उन्होंने हमें अंधेरे में ही पढ़ाया। अब मैं उससे और कोई भी डिटेल लेना चाहती तो वो सामने से खामोशी हो जाता था, कुछ भी बताने के लिए तैयार ही नहीं था। सारा दिन बार बार मैं उससे किसी न किसी बहाने से पूछती रही, लेकिन उसकी खामोशी नहीं टूटी। मेरी बड़ी बहन ने भी उससे पूछने की काफ़ी कोशिश की तो वो चुप ही रहा। अब मुझे बहुत परेशानी होने लगी थी कि कल मैं प्रिंसिपल को क्या जवाब दूंगी, क्योंकि वो तो कल मुझसे अमृता मैम की असलियत के बारे में ज़रूर पूछेंगी। न चाहते हुए भी अगले दिन मुझे स्कूल जाना पड़ा और जैसी उम्मीद थी मुझे वैसा ही हुआ। मेरे स्कूल जाते ही स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। मैं वहाँ पर गई और सारी हकीकत बताकर उनसे थोड़ा सा और टाइम मांगा ताकि मैं असलियत सबके सामने ला सकूं। उन्होंने कुछ भी बिना सोचे समझे मुझे थोड़ा और वक्त दे दिया। मैं काम करते हुए सोचती रही कि मैं आखिर किस तरह से असलियत का पता लगा सकूं। मैं सोचते हुए अमृता मैम के ऑफिस की सफाई कर रही थी।
तब अमृता मैम के पास किसी का फ़ोन आया और वो फ़ोन पर बात करने लगी। मैंने आज से पहले उन्हें कभी भी किसी से फ़ोन पर इतनी लंबी बात करते हुए नहीं देखा था और ना कभी किसी से बातचीत करते हुए उन्हें इतना खुश देखा था। मैंने जानबूझकर अपने काम की रफ्तार कम कर दी और कान लगाकर मैं उनकी सारी बातें सुनना चाहती थी कि आखिर वो किससे बात कर रही हैं, और फिर शायद मुझे उनके राज से पर्दा उठाने का कोई सबूत या रास्ता मिल जाए। फिर वही हुआ जो मैं चाहती थी और मुझे उनके फ़ोन पर बात करने की वजह से एक बेहतरीन रास्ता दिखाई दिया जिसकी मदद से मैं अमृता मैम की असलियत सामने ला सकती थी। ऐसा समझो कि उसकी कमज़ोरी मेरे हाथ में आ गई थी। अमृता मैम किसी से फ़ोन पर बातें करने में इतनी मगन थी कि उनका मुझ पर से ध्यान हट गया था और वो खुलकर फ़ोन पर बात कर रही थी। अमृता मैम ने कॉल पर बात करते हुए उस इंसान से कहा कि तुम्हें तो पता है मैं अपने दोस्तों के अलावा किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करती हूँ। जब से मेरे पति की मौत हुई है तब से तो तुम्हारे अलावा किसी और से बात नहीं होती, क्योंकि सब दोस्त किसी न किसी मतलब के लिए मेरे साथ थे, लेकिन एक तुम ही तो हो जो इतने सालों से मेरे कांटेक्ट में हो और बिना किसी मतलब के मुझसे बात करती हो। फिर कुछ देर बाद दूसरी तरफ की बात सुनने के बाद अमृता मैम हंसते हुए कहने लगी कि हाँ, तभी तो लैब का राज सिर्फ तुम ही को मालूम है। ये राज तो मेरे पति को भी नहीं पता था, लेकिन तुम इतनी अच्छी दोस्त हो कि तुम्हारा हक बनता है कि मैं तुमसे अपनी हर पर्सनल बात शेयर किया करूं। ये सुनकर तो मैं चौंक गई थी कि इस राज के बारे में अमृता मैम के अलावा भी किसी को अगर पता था तो वो थी उनकी दोस्त। अब जो प्लान मेरे दिमाग में आया उस पर फोकस करने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए था, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं इस तरीके से ज़रूर कामयाब हो जाऊंगी। सारी बातें मैं सुन चुकी थी। थोड़ी देर बाद ही अमृता मैम ने अपना फ़ोन बंद कर दिया था। उसके बाद मैं फ़ौरन ही स्कूल से घर चली गई और अपनी बहन को जाकर सारी बात बता दी। मैंने अपनी बहन को इस प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया और कहा, तुम ऐसा करो, कल जब अमृता मैम स्कूल से अपने घर जाएंगी तो तुम मेरे स्कूल के बाहर आ जाना और किसी बहाने से अमृता मैम से बातचीत शुरू कर देना। इस तरह तुम उनके सामने बार बार आती रहना और 1 महीने बाद ही तुम उनकी अच्छी दोस्त बन जाओगी, जिससे वो अपना ये राज तुम्हें आसानी से बता देंगी। पहले मेरी बहन मुझे चौंक कर देखने लगी कि जो बात किसी को इतने साल में नहीं पता चल सकी वो 1 महीने में उनको कैसे पता चल जाएगी। लेकिन फिर मैंने उन्हें आज की सुनी हुई सारी बात बता दी कि अमृता मैम अपने दोस्तों से सारी बातें शेयर करती हैं और जब से उनके पति की मौत हुई है उसके बाद से तो वो अपने सारे दोस्तों को ख़ास तौर पर अपनी सारी बातें बताती हैं। मेरी बहन इस काम के लिए राज़ी हो गई थी और सारा दिन हम अलग अलग तरीके से सोचते रहते थे कि किस तरह से मेरी बहन अमृता मैम के सामने आए और उनका भरोसा जल्द से जल्द हासिल कर ले। अगले दिन प्लान के मुताबिक मेरी बहन स्कूल से कुछ दूरी पर ही खड़ी हो गई थी। जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई और कुछ देर बाद अमृता मैम अपने घर जाने के लिए स्कूल से बाहर निकली और वो रिक्शा में अपने घर जाने के लिए बैठ गई। मेरी बहन ने उनका पीछा किया और प्लान के मुताबिक मेरी बहन ने उनके घर पहुंचते ही उनसे बातचीत करने की कोशिश की। मेरी बहन ने पहले तो किसी अनजान इंसान का बहाना बनाकर उनसे उस इंसान का एड्रेस पूछा। अमृता मैम अपने घर के दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें इस एड्रेस के बारे में नहीं पता ये कौन है और कहाँ पर रहता है। वो ये कहते हुए अपने घर का लॉक खोलने लगी। मेरी बहन ने कहा कि ये मेरे किसी रिश्तेदार का घर है, मैं यहाँ पर अनजान हूँ, इसीलिए अपने रिश्तेदार का घर तलाश कर रही हूँ। मुझे उनका घर नहीं मिल पा रहा, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। मैं इस शहर में किसी को नहीं जानती। अपने रिश्तेदार का नंबर ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नंबर नहीं लग पा रहा। थोड़ी देर पहले जब मेरी अपने रिश्तेदार से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे इसी घर का एड्रेस दिया था, इसीलिए मैं यहाँ आकर खड़ी हो गई हूँ। अब मुझे उनका थोड़ी देर वेट करना होगा। उन्होंने कहा था कि वो मुझे 2 घंटे बाद आकर यहाँ इस घर के पास से ले जाएंगे। गर्मी बहुत तेज़ है और बाहर धूप भी बहुत ज़्यादा है। अब शायद मुझे यहीं आपके दरवाजे पर खड़े होकर ही इंतज़ार करना होगा। अमृता मैम कहने लगीं, अगर आप चाहो तो मेरे घर में बैठकर इंतज़ार कर सकती हो। मेरी बहन ने उनको थैंक यू बोला और उनके घर के अंदर चली गई। अमृता मैम ने उन्हें बहुत इज्जत के साथ सोफे पर बैठने के लिए कहा। उसके बाद उन दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू होने लगा। अमृता मैम ने मेरी बहन से उनके बारे में पूछने की कोशिश की। मेरी बहन ने बताया कि मैं यहाँ इस शहर में पहली बार आई हूँ, यहाँ पर मेरे रिश्तेदार रहते हैं, मैं उनसे मिलने के लिए आई हूँ। हमारे माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं हैं,
इसलिए हम अपने रिश्तेदारों से काफ़ी अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। हमेशा फ़ोन पर बात होती रहती है, लेकिन पहली बार उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया था। थोड़ी ही देर में वो मुझे यहाँ से आकर ले जाएंगे। अमृता मैम भी उसकी बात सुनकर एग्री हो गई थी। फिर मेरी बहन ने अमृता मैम से उनके बारे में पूछा कि आप क्या करती हो। उन्होंने बताया कि वो एक टीचर हैं और वो स्कूल में टीचिंग करती हैं। मेरी बहन ने पूछा कि आप किस सब्जेक्ट के टीचर हो, तो उन्होंने बताया कि मैं बच्चों को साइंस पढ़ाती हूँ, मैं साइंस की टीचर हूँ। मेरी बहन पहली बार ही घर से बाहर निकली थी। वो इस काम के लिए राज़ी नहीं हो रही थी, जबकि इस रकम से हमारे घर के काफ़ी हालात सुधर सकते थे। इसलिए उसने ये काम करने के लिए हामरी भर ली थी। वो अमृता मैम के सामने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी, इसलिए उनसे ज़्यादा कुछ बात नहीं कर पाई। उसके थोड़ी ही देर बाद उसने बहाना बना दिया कि उसके रिश्तेदार का मैसेज आ गया है, वो उसे लेने के लिए बाहर आ गए हैं, इसलिए वो वहाँ से उठकर चली आई। मैंने अपनी बहन को बहुत समझाया कि तुम्हारे ऐसा करने पर हमारे घर के हालात सुधर जाएंगे और हमारे पास काफ़ी सारे पैसे भी आ जाएंगे। मेरी बहन समझ तो गई थी। अगले दिन जब फिर से अमृता मैम स्कूल से बाहर निकली तो मेरी बहन ने उनका दोबारा से पीछा किया, और जब अमृता मैम अपने घर जाने के लिए रिक्शा में बैठी और जब अपने घर जाने के बाद रिक्शा से उतरी तो उनके पास खुले हुए पैसे नहीं थे। वो इधर उधर किसी से पैसे चेंज करने की तलाश कर रही थी। तभी मौके पर मेरी बहन ने जाकर रिक्शे वाले को पैसे दे दिए। अमृता मैम ने मेरी बहन को शुक्रिया कहा और वो ज़बरदस्ती मेरी बहन को पैसे देने लगी। मेरी बहन ने कहा कि जब भी कभी आपके पास चेंज हो तब दे देना। अमृता मैम ने मेरी बहन से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदारों का घर मिल गया। मेरी बहन ने कहा कि हाँ, मैं अपने मामा के यहाँ पर इसी शहर में ठहरी हुई हूँ, अभी यहाँ पर कुछ दिन और रुकूंगी। इसी तरह से उन दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगा। अमृता मैम आज फिर मेरी बहन को अपने घर ले गईं और दोनों ने आपस में बैठकर खूब सारी बातचीत की। उसी दौरान मेरी बहन ने कहा कि आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं, लेकिन इस शहर में मैं अपने मामा के अलावा किसी को नहीं जानती। यहाँ आते ही मेरी पहली मुलाकात आपसे हुई थी, इसलिए मुझे आपसे बात करना बहुत अच्छा लगा। क्या हम दोनों आपस में एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं? अमृता मैम मुस्कुराकर कहने लगी, वैसे तो मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं, लेकिन तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। हाँ, मैं तुम्हें अपनी दोस्त बना सकती हूँ, क्योंकि रिश्तों में फ़र्क आ जाता है, लेकिन दोस्तों में कभी फ़र्क नहीं आता। इसी तरह से ये दोनों आपस में रोज़ किसी न किसी बहाने से मिलने लगी। अमृता मैम मेरी बहन से काफ़ी इम्प्रेस हुई थी। अब हर दूसरे तीसरे दिन मेरी बहन बहाने बहाने से उनके घर जाती रहती थी। उन दोनों के बीच अच्छी बातचीत शुरू हो गई थी। एक दिन मेरी बहन ने बहाने से अमृता मैम से कहा कि मेरे मामा का बेटा इसी शहर के एक स्कूल में पढ़ता है, जहाँ पर स्कूल की टीचर क्लास में अंधेरा करने के बाद ही बच्चों को पढ़ाती है। साथ ही मेरी बहन ने उनसे पूछा कि आपका क्या ख्याल है, आखिर वो ऐसा क्यों करती होगी? आप भी एक टीचर हो, शायद आपको इसका एक्सपीरियंस हो। हमारा प्लान ये था कि अमृता मैम खुद अपने बारे में बताए कि वो वही टीचर है जो अंधेरा करके बच्चों को पढ़ाती है। मेरी बहन की बात के जवाब में अमृता मैम सिर्फ मुस्कुराई और उन्होंने बात बदल दी। अगले कुछ दिन मेरी बहन बहाने बहाने से अंधेरे में पढ़ाने वाली टीचर का बार बार जिक्र करने लगी, और फिर एक दिन अमृता मैम ने इस रात से पर्दा उठा ही दिया। एक दिन शाम के टाइम मेरी बहन और अमृता मैम एक साथ मार्केट चली गईं और मार्केट में ही उन दोनों ने रेस्टोरेंट में बैठकर कुछ खाने का प्रोग्राम बनाया। वो दोनों आपस में बैठकर बातें कर रही थीं। तभी अचानक अमृता मैम ने कहा कि क्या मैं तुम्हें उस अंधेरे में पढ़ाने वाली बात के बारे में बताऊं? मेरी बहन ये बात सुनकर बहुत खुश हुई कि आखिर इतनी मेहनत के बाद आज रात से पर्दा उठने ही वाला था, क्योंकि उन्होंने कहा कि हाँ, मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ। तो अमृता मैम कहने लगी कि दरअसल मैं ही वो टीचर हूँ जिसके पास तुम्हारे मामा का बेटा पढ़ता है। हालांकि मेरी बहन ये बात जानती थी, लेकिन उसने इस बात को सुनकर हैरानी वाले रिएक्शन दिए। फिर अमृता मैम कहने लगी कि दरअसल जब ये स्कूल बना था, जो स्कूल के ओनर हैं वो मेरे रिश्तेदार भी थे। मैंने उनसे बात की कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा स्कूल फेमस हो जाए और सब इस स्कूल में आना चाहें। जाहिर है बाकी के जितने भी स्कूल हैं वो बहुत पुराने थे और उनका बहुत नाम था, इसलिए हम दोनों ने फैसला किया कि हम कुछ ऐसा अनोखा करेंगे। और फिर ओनर ने मुझे कॉलेज में हायर कर लिया। मैंने एक अनोखे तरीके से लैब बनवाई, क्योंकि मैंने बाहर दूसरे देश में जहाँ पर पढ़ाई करी थी वहाँ पर देखी थी।
ये लैब एक बहुत बड़े कमरे पर बनवाई गई थी और इस बड़े से कमरे के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे कमरे भी बने हुए थे, लेकिन इन कमरों की दीवारें लकड़ी से बनी हुई थी और छत नहीं थी, बल्कि चारों तरफ से वो कमरा बंद हो जाता था, लेकिन छत से खुला रहता था। इस बड़े कमरे में ऐसे छोटे छोटे लगभग 8 कमरे थे और हर एक छोटे कमरे में लैब का हर ज़रूरी सामान मौजूद था। अमृता मैम ने बताया कि ऐसी लैब बनवाने का मकसद ये था कि ऐसी अनोखी लैब की वजह से लोग इससे इम्प्रेस होने लगेंगे, और कुछ लोग इम्प्रेस भी हुए थे और अगले कुछ ही सालों में काफ़ी एडमिशन हुए थे। जब लैब का टाइम होता तो अमृता मैम हर एक कमरे में 4 से 5 टीचर्स को भेज देती थी और इस तरह से एक ही टाइम में कम से कम 30 से 40 बच्चों पर एक साथ क्लास की लैब हो जाती थी। फिर अमृता मैम हर एक लैब के अंदर जाती और बच्चों को बताती कि उन्होंने आज क्या टास्क परफॉर्म करना है। हर बार वो बच्चों को अलग अलग ग्रुप बनाकर बच्चों को कमरे में भेजती और सबको अलग तरह के टाइम पर पूरा करने के लिए एक एक टास्क दे देती, जिसकी वजह से उन सबको आपस में बात करने का मौका नहीं मिलता था और सबका ध्यान लैब में होता और सबका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता था। 2-3 साल तो इस लैब की वजह से काफ़ी एडमिशन हुए, लेकिन इसके बाद फिर एडमिशन की तादाद कम होने लगी थी। फेमस होने के लिए एक और काम किया गया और वो ये कि अमृता मैम ने अब लैब में अंधेरा करना शुरू कर दिया। ऐसा लगता था जैसे लैब में अंधेरा है, लेकिन दरअसल छोटे कमरों में बिजली मौजूद होती थी। साथ ही अमृता मैम बच्चों से वादा लेती कि इस रोशनी और अंधेरे के बारे में किसी को नहीं बताओगे और तुमसे जो भी पूछे उससे यही कहोगे कि हमें इसी तरह से समझ आता है। अमृता मैम हमें इसी तरह पढ़ाती हैं। वो बच्चों से कहती थी कि तुम अगर सबको बता दोगे कि कमरे में रोशनी होती है तो मैं बीच सेशन में ही पढ़ाना छोड़ दूंगी और तुम सब लोग फेल हो जाओगे। इसका मतलब ये था कि अमृता मैम झूठ बोलती थी कि वो अंधेरे में बच्चों को पढ़ाती हैं और बच्चे भी झूठ बोलते थे कि वो बच्चे क्लास में अंधेरा हो जाने के बाद पढ़ते हैं और उन्हें बहुत मज़ा आता है। ये बात तो ठीक है कि बच्चों को जब अमृता मैम अलग अलग तरह से टास्क देती थी तो उन्हें पढ़ने में बहुत मज़ा आता था और बच्चों को अमृता मैम के साथ पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए कोई भी बच्चा नहीं चाहता था कि अमृता मैम के अलावा और कोई टीचर आए। इसी तरह से बच्चों को पढ़ने में बहुत मज़ा आता था और उनके नंबर बहुत अच्छे आते थे और बच्चे उनसे इस बारे में किसी को ना बताने का वादा कर लिया करते थे। और अमृता मैम ने स्कूल के प्रिंसिपल तक को ये बात नहीं बताई थी, क्योंकि ये राज सिर्फ बच्चे, अमृता मैम और स्कूल के ओनर के बीच ही था। प्रिंसिपल को भी ये बात इसीलिए नहीं बताई गई थी क्योंकि कहीं वो ये राज किसी दूसरे स्कूल में न बेच दे। इसी तरह धीरे धीरे ये बात फैलना शुरू हो गई कि स्कूल की टीचर अंधेरे कमरे में पढ़ाती है और लोग हैरत के मारे अपने बच्चों को इस स्कूल में एडमिशन दिलवाते रहे ताकि असलियत जान सकें। लेकिन आज तक किसी भी स्टूडेंट ने अपने मुंह से असलियत किसी को भी नहीं बताई और अब बाकी स्कूल के बंद हो जाने के बाद यहाँ के एडमिशन की तादाद 2 गुना बढ़ गई थी। मेरी बहन ये जानकर दंग रह गई थी और उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से घर पहुंची और आकर उसने मुझे सारी सच्चाई बताई। हम लोग हैरान रह गए थे कि सिर्फ फेमस होने के लिए कोई ऐसा कैसे कर सकता है कि बच्चों से वादा ले और उन्हें ना पढ़ाने की धमकी दे और उन्हें सच्चाई बताने से रोके। खैर, मैं अगले दिन स्कूल गई और प्रिंसिपल को सारी सच्चाई बता दी थी। तब मुझे पता चला कि स्कूल की प्रिंसिपल ने ये सब बात जानने का जिम्मा मुझे नए हेड की वजह से दिया था। स्कूल के ऑनर की मौत हो चुकी थी जिन्होंने अमृता मैम का साथ दिया था और नए ओनर इस बारे में जानना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी थी। मेरे सिवा ये काम कोई नहीं कर सकता था क्योंकि सफाई करने के लिए सारे क्लासेस में जाने की परमिशन सिर्फ मुझे ही थी। उसी दिन प्रिंसिपल ने मुझे 10 लाख रुपए का चेक दे दिया था और उन्होंने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया और अब मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन उसके बाद मेरे साथ एक ऐसा हादसा हुआ, इसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो दिन तो जैसे तैसे गुजर गया था, लेकिन जब अगले दिन मैं स्कूल गई तो वापसी में मेरा भाई खामोश था। मैं उससे बात करने की कोशिश करती रही, लेकिन वो मुझसे बात नहीं कर रहा था। उसका मूड कुछ बदला बदला सा लग रहा था। मैंने और मेरी बहन ने उससे बात करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो हम दोनों बहनों से ही नाराज़ हो गया था। हमें लगा शायद वो थक गया है, थकान की वजह से खामोश है। लेकिन जब रात तक वो ऐसे ही खामोश रहा तो मैंने और मेरी बहन ने उससे पूछा कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम हम दोनों से बात क्यों नहीं कर रहे हो। तब उसने शिकायत के अंदाज में जो हकीकत हमें बताई, उसको सुनकर तो हमारे सर पर आसमान ही टूट पड़ा था।
उसने कहा कि कल स्कूल की प्रिंसिपल ने अमृता मैम से बात करके उन्हें शाबाशी दी थी कि उनकी वजह से स्कूल का कितना नाम हुआ है। अब अमृता मैम नॉर्मल तरीके से पढ़ाएंगी, क्योंकि अब हर साल काफ़ी एडमिशन होते हैं और वो एडमिशन अब किसी पूछताछ की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए होते हैं कि स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से होती है। तब अमृता मैम को बहुत धक्का लगा कि आखिर उनका वादा किसने तोड़ा और उनका राज किसने प्रिंसिपल को बता दिया। तब उन्होंने प्रिंसिपल से पूछा और प्रिंसिपल ने बता दिया कि हमें यह हकीकत स्कूल की सफाई कर्मचारी कल्पना ने बताई है, क्योंकि उन्हें तो नहीं पता था कि मैंने किस तरह से हकीकत का पता लगाया है, और शायद ये भी नहीं जानती होगी कि मेरा भाई उसी क्लास में पढ़ता है। लेकिन अमृता मैम को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि मेरा भाई उनकी क्लास में पढ़ता है। उसके बाद उनको मेरे भाई पर शक हो गया कि इसी ने मेरा वादा तोड़ा होगा और इसने ही अपनी बहन को इस राज के बारे में बताया होगा। इसके बाद इसकी बहन ने प्रिंसिपल को सारी सच्चाई बता दी। उन्होंने मेरे भाई से कहा कि तुमने वादा तोड़ा है, इसलिए अब मैं तुम्हें अपनी क्लास में नहीं पढ़ाऊंगी, चाहे तुम फेल ही क्यों ना हो जाओ। इसलिए मेरा भाई इस कदर उदास था, क्योंकि साइंस उसे कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन अमृता मैम के पढ़ाने के अंदाज से उसको सब कुछ समझ आ रहा था। उसको डर था कि अब वो फेल हो जाएगा, और वो इसी बात का गुस्सा हम दोनों बहनों पर निकाल रहा था। मुझे प्रिंसिपल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने मेरा नाम इस्तेमाल किया था। अगले दिन मैंने प्रिंसिपल को इस बारे में बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारा भाई भी उसी क्लास का स्टूडेंट है और उसे इस तरह का नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि वो अमृता मैम से इस बारे में ज़रूर बात करेंगी। उन्होंने अमृता मैम को बुलाकर उनसे बात की तो उनको गुस्सा आ गया और वो कहने लगी कि जब एक बच्चे ने भरोसा तोड़ा है तो उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए, वरना वो रिज़ाइन दे देंगी। उस टाइम उनका स्कूल छोड़कर जाना तो प्रिंसिपल अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसीलिए उन्होंने इस मामले में अपने हाथ खड़े कर लिए, क्योंकि वो एक बच्चे के फ्यूचर के लिए सारे स्कूल के बच्चों का फ्यूचर दांव पर नहीं लगा सकती थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि अब क्या होगा। स्कूल ख़त्म होने के बाद हम घर पर गए तो मैंने अपनी बहन को सब कुछ सच सच बता दिया। मेरी बहन ने कहा कि हमें अमृता मैम को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए, फिर शायद हमारे भाई का फ्यूचर तबाह न हो। उसी दिन शाम के टाइम हम दोनों बहनें अमृता मैम के घर चले गए। मुझे अपनी दोस्त के साथ देखकर अमृता मैम हैरान रह गई थी, और जब उन्हें पता चला कि ये मेरी बहन है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मेरी बहन ने धीरे धीरे हम दोनों के प्लान के बारे में उनको सब कुछ बता दिया, ताकि वो इसका कसूरवार हमारे भाई को न समझें, क्योंकि इसमें हमारे भाई की कोई गलती नहीं थी, बल्कि उसने आपका कोई वादा नहीं तोड़ा था। हम ये सच्चाई जानना चाहते थे, इसलिए हमें ये सब कुछ करना पड़ा। पर अमृता मैम ये सब सुनकर सदमे की हालत में आ गई थी, और फिर वो कहने लगी कि पहले तो शायद मैं इस बच्चे को माफ़ कर देती, लेकिन अब तुम दोनों को माफ़ नहीं करूँगी, और तुम दोनों की गलती की सज़ा तुम्हारे भाई को मिलकर ही रहेगी, क्योंकि तुमने मेरा राज फाश कर दिया और मेरा दोस्ती पर से भी यकीन तोड़ दिया। मेरी बहन ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। मजबूरन हमें उनके घर से वापस आना पड़ा। एक हफ्ते तक हमारा भाई बहुत परेशान रहा, लेकिन एक हफ्ते बाद अचानक ही एक दिन वो बहुत खुश होकर स्कूल से घर आया और उसने बताया कि आज अमृता मैम ने मुझे न सिर्फ लैब में बुलाया, बल्कि कुछ नया पढ़ाने के बजाय इस हफ्ते मेरे बिना जो भी क्लासेस हुई थी वो चीज़ें दोबारा से करवाईं, और आज उन्होंने लैब में अंधेरा भी नहीं किया, और सबसे माफ़ी मांगी कि उन्होंने बच्चों से वादा लिया और हमसे कहा कि अब तुम लोगों को किसी से भी कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं। मैं ये सुनकर बहुत हैरान हुई थी। ये सारी बातें मेरी बहन भी सुन रही थी, लेकिन वो ये सब कुछ सुनकर हैरान होने के बजाय मुस्कुरा रही थी। मुझे बड़ी हैरत हुई और मैंने उनसे कहा कि वो मुस्कुरा क्यों रही हैं। तब उन्होंने बताया कि अमृता मैम के घर से आकर 2 दिन बाद उन्हें याद आया कि एक बार अमृता मैम ने उनके फ़ोन से अपने किसी पुराने दोस्त को फ़ोन किया था और बताया था कि जिसे उन्होंने फ़ोन पर बात की है वो उनकी अकेली ऐसी दोस्त है जिसको वो सबसे ज़्यादा अहमियत देती है, और उन्हें भी लैब का राज पता है। तो मेरी बहन ने वो नंबर ढूंढकर उनके दोस्त से बात की और उनको अमृता मैम की हकीकत से आगाह किया, और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो मैम को समझाएं कि इस तरह से किसी बच्चे का फ्यूचर तबाह न करें, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं। ये ठीक नहीं है जो उसके साथ किया जा रहा है। उनकी दोस्त ने अमृता मैम को समझाया कि अगर हमारी गलती थी कि उनसे दोस्ती के नाम पर राज जाना, तो उनकी भी गलती थी
कि फेमस होने की खातिर इतने साल से इतने बच्चों से वादा लेती आई थी और उन्हें मजबूर किया था कि वो अपने माँ बाप से हकीकत छुपाएं और उन्हें न पढ़ाने की धमकी देना भी ठीक नहीं था। उनकी दोस्त ने अमृता मैम से पर्सनली बात की। उन्हें क्या बात की ये तो हमें नहीं पता, लेकिन उस कॉल की वजह से अमृता मैम को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उन्होंने हमारे भाई को वापस क्लास में बुला लिया था। हम भी जानते थे कि लालच में किसी का राज पता करना और उसे फाश कर देना ठीक नहीं, इसलिए हमने भी उनसे माफ़ी मांग ली और मेरी बहन और अमृता मैम की दोस्ती फिर से हो गई। लालच बुरी बला है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने अपने ही हालात को सुधारने के लिए इस राज का पता करना चाहा था। आखिरकार हम दोनों बहनों का फ्यूचर खराब होता जा रहा था, क्योंकि हम दोनों बहनों ने अपनी जवानी इन उल्टे सीधे कामों में ही खराब कर दी थी। अगर हमारे माँ बाप जिंदा होते तो हम कभी भी ये काम नहीं कर रहे होते। अब हमें अकेले ही इस दुनिया का सामना करना था। मेहनत करने के बाद भी हम दोनों अपनी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाते थे और फिर हमारे छोटे भाई की पढ़ाई का खर्चा भी हमारे ही ऊपर था। फिलहाल 10 लाख रुपए मिलने से हमारी बहुत सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। हमारा भाई भी अब काफ़ी बड़ा हो गया है। अमृता मैम ने हमारे भाई को अच्छी शिक्षा दी है, बल्कि वो तो उसको अलग से ट्यूशन भी देती है। अब भाई को छोटी मोटी नौकरी भी मिल गई है, जिससे वो भी थोड़े बहुत पैसे कमाने लगा है। मेरी बहन ने उन पैसों से एक बुटीक खोल लिया। उसका बुटीक भी अच्छा चल रहा है और मैंने स्कूल से वो सफाई करने वाला काम छोड़ दिया और अपनी बहन के साथ ही बुटीक पर काम करने लगी हूँ। अब हमारी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजर रही है और हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।